Hello students, welcome to the channel C2 Commerce Concepts, and today we start a new topic and new principle, scientific management of principles by F.W. Taylor. In our previous video we have already completed fuels principles. तो आज हम लोग जो हैं वो F.W. Taylor के principles को पढ़ेंगे. Now let's discuss. Okay, so the scientific management developed by F.W. Taylor. Okay, तो जो F.W. टेलर है इन्होंने क्या किया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बनाया है. ठीक है, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चंस डायरेक्टली कभी नहीं पूछे जाते हैं, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि किसी राम ने ऐसा ऐसा किया और उस वो वर्कर था किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप बताइए ये कौन सा प्रिंसिपल है और उसको एक्सप्लेन कीजिए. तो 1 मार्क्स में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस ऐसे आपसे पूछे जाते हैं. एंड कभी ये भी नहीं पूछा जाएगा कि F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स लिखिए या फ्यूल्स के प्रिंसिपल लिखिए. आपसे से बोला जाता है कि साइंटिफिक तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसके हैं. तो आपको ये जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ये समझ पाएंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आए हैं, यानी कि आपको F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स को लिखना है. ओके, now let's start. F.W. Taylor became famous as a father of scientific management. ओके, तो इनको क्या बोला जाता था, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, कभी पूछ लिया भी जाता है कि ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोला जाता है, F.W. टेलर को. His contributions made him so popular, like published books explaining scientific view on industrial organization and management. He emphasized on adoption of scientific methods to the problems of management. Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. ठीक है, तो F.W. टेलर ने क्या बोला है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को जानते हैं कि उसको कैसे करना है, तो आप वो उस काम को कितने कम टाइम पे कम कॉस्ट में और अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ कैसे कर सकते हैं. ठीक है, ये बताता है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. Taylor formulated 4 principles. So here the principles. The first is science, not rule of thumb. Okay. According to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on intuition. यानी कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वो सब किसके बेस पे होता है, एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है, आपके पास एक्सपीरियंसेस के बेस पे होता है. आप किसी भी चीज़ को इंट्यूट नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं. It means that work assigned to any employee should be observed and analyzed with respect to each part and the time involved in it, so as to decide the best way of performing the work and to determine the standard output. क्योंकि देखिए जैसे क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, एक पर्टिकुलर वर्क असाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम में. क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं उनके एक एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं कि अगर उनको टारगेट ना दिया जाए तो मे बी क्या हो सकता है, वो काम मे बी कंप्लीट नहीं होगा, ऑन टाइम नहीं होगा. तो इसलिए हर एक काम, हर एक वर्क को असाइन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, एक टारगेट सेट किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. According to this principle, the harmony between workers and management there should be. Taylor insists that there is need for both the groups to change their attitudes for each other. He insists on mental revolution, which means complete change of attitude and outlook for each other. ओके, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि इसमें उन्होंने क्या बोला कि लोगों को किस तरीके से काम करना चाहिए, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए. ठीक है, दे कैन वर्क टुगेदर. जो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे तभी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को वो अच्छे से रन कर सकते हैं. ठीक है, तो टेलर ने क्या बोला, सो टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर. यानी कि इसलिए क्या ज़रूरत है हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि आप जो मैनेजर है और जो एम्प्लॉय है वो आपस में क्या करें, एक दूसरे के लिए एक अच्छा एटीट्यूड रखें. ठीक है, ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रेवोल्यूशन विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर. ठीक है, आपको क्या बना, एक आउटलुक बनाने की ज़रूरत होती है. ठीक है, जैसे कभी किसी ने बोला कि अरे ये मैनेजर बहुत ख़राब है या ऐसा है या वैसा है, तो आप जब उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपके माइंड सेट हो जाता है कि अरे यार ये तो ऐसा ही है. फिर आप क्या करने लगते हैं, फिर आप कोई भी वर्क करते हैं फिर उसमें कुछ भी फ्लॉज होते हैं तो आपको लगता है ये तो नेगेटिव ही था इसलिए इसने ऐसे किया. तो आपको ऐसा नहीं करना है. ठीक है, आप उसको क्या करोगे, आप उसको अपने काम पे जज करोगे. ठीक है, तो आपको क्या ज़रूरत होती है, एक दूसरे के एटीट्यूड को समझने की,
ठीक है, एक दूसरे के आउटलुक को समझने की, क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज अगेन द कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. Cooperation between workers and management is essential to ensure that work is done according to developed scientific principles. Yes, किसी भी चीज़ के लिए हमें कॉपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो हमने पढ़ा है टॉप मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ हो. अगर कॉपरेशन नहीं होगा तो हम किसी भी वर्क को अपने टारगेट पे पूरा नहीं कर पाएंगे. So according to this principle, work must be carried on in cooperation with each other, with mutual confidence and understanding each other. ठीक है, एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ये नहीं कि अगर आप किसी बात पे एग्री कर रहे हैं तो कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो फिर आप फिर उसमें लड़ जाएंगे या फिर उसमें कोई भी कुछ फ्लॉज क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि आप एक दूसरे की चीज़ों को समझें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस वर्क को अच्छे से कर सकते हैं. वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क कॉर्पोरेशन. दोनों का कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है. वर्कर्स की बात मैनेजर सुनेंगे, मैनेजर की बात वर्कर सुनेंगे, तभी हम उस चीज़ को कर सकते हैं. देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम. ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब कि अगर आपको मान लीजिए कोई आपको आइडिया आता है, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ को बेझिझक होकर आप उसको बोल सकते हैं. यू कैन फ्री टू स्पीक. तो क्योंकि अगर आप हेजिटेट करेंगे तो क्या होगा, मे बी अगर आपका जो आइडिया है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंचेगा. तो क्या होना चाहिए, अगर आपका म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप अपने आइडियाज़ को भी अच्छे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. So according to this principle, the industrial efficiency depends upon the efficiency of workers. Workers efficiency depends upon proper training and their selections. Okay, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी अब वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, लेकिन ज़रूर वो कैपेबल होते हैं. ठीक है, उनको हम सिलेक्ट उनके क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे करके लाते हैं, लेकिन अगर उनको हम ट्रेनिंग नहीं देंगे कि हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, तो उनको वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. इसलिए टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है. क्योंकि वर्कर्स एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन पे. कि उन्होंने ट्रेनिंग के बाद भी अगर वो और अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि वो हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो वर्कर्स हैं, वो क्या है, वो एफिशिएंट है. Taylor insisted while selecting the employees, and after selecting they must give in job according to their qualification. Employees must be sent for training from time to time to update their knowledge. इसलिए क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम क्या करते रहना चाहिए, ट्रेनिंग में उनको भेजते हैं वो, ताकि उनकी जो भी स्किल्स हैं, नॉलेज है, उनको वो अपडेट कर सकें. दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनीज एंड वर्कर्स. तो इससे क्या होता है, जो भी कंपनी होती है उनको भी क्या एक एफिशिएंट वर्कर्स मिलते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनको अपनी कैपेबिलिटी पता चलती है और वो और अच्छे से अपने काम को करते हैं. तो बेटा ये 4 थे आपके FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. इनको अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा. स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. एंड इसकी जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आते हैं, मैं दोनों प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस का एक वीडियो आपको जल्दी बना के दूंगी. एंड फिर हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये पता करें कि कौन सी चीज़ किस प्रिंसिपल की है और हम उसको कैसे लिखेंगे. सो तब तक के लिए ओके, बाय स्टूडेंट्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.